omnipotent view, another one is a symbolic view. ये जो व्यूज होते हैं, कोई भी मैनेजर, कोई भी पर्सन, कोई भी बॉस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, या अगर हम अपने आप को भी लेते हैं, maybe we are not working anywhere, but still you can consider that these two approaches to be found in any kind of industry. ये दो approaches हैं, ये basically क्या है, तीनों को देखने की views हैं, ठीक है? आप जिस तरह से तीनों को लेते हो, उसकी कैसी साइड को अपनी तरफ लेते हो, that is actually a view named as omnipotent view and a symbolic view. ठीक है, दो views हैं आपके. ये क्या होते हैं, इसकी डिटेल्स में है. पहले हम बात करते हैं omnipotent view. The omnipotent view is actually that whatever is happening in the organization, either good, either bad, you people think that you are directly responsible for that. ठीक है? ये तो आपकी तरफ से हो गया. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैनेजर ये कहता है कि अगर लड़कों को आपको प्रोजेक्ट दिया है काम करने के लिए, ठीक है, वो प्रोजेक्ट पे काम करता है, अगर वो प्रोजेक्ट आपको सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये अज्यूम कर रहा है, वो ये बिलीव कर रहा है that this success rate is only because of that person. ठीक है, वो सोचता है कि ये अच्छा क्यों हुआ है, इसकी तरफ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑपोजिट देखें, अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो उसको क्या कह रहा है कि only because of my fault we actually failed in this particular day. यानी वो बाकियों को ब्लेम नहीं देगा, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएगा, अपने आप को, himself or herself. ठीक है, this is the idea of omnipotent view. अगर आप let's suppose अपना मिड टर्म देने आते हैं, ठीक है, और बहुत से अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होता, तो आप दे रहे हो your own self. ठीक है, आप खुद कह रहे हो कि मैंने मे बी प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया, मैंने मे बी देना चाहिए था, जो भी एलिमेंट्स में आप उनको एजुकेट के साथ लोगे अपने आप व्यू. अगर आप बाकी फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे, बाकी फैक्टर्स को ब्लेम नहीं करोगे या रिस्पॉन्सिबल नहीं कराओगे, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सक्सेस एंड फेलियर? यू योरसेल्फ. ठीक है, दैट इज द omnipotent view. On the other hand, we have the symbolic view, which is an opposite of what view. Symbolic view में क्या हो रहा है? That you saying that whatever is happening, either good, either bad, there are factors involved. Okay? It's not only because of you, but there are some other factors which are not in your control, जो आपको successful भी हो या जो आपको fail भी करे. ठीक है? अगर हम आगे की एग्जाम्पल को लेके चलें, अगर आपका हमेशा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आप ब्लेम किसको कर रहे हो? ये भी टीचर को ब्लेम कर रहे हो कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया. हाँ, तो ऐसा ही करोगे. ठीक है, तो आप जब मेरे पेपर जो है आउट ऑफ कोर्स दे दिया, मेरी टीचर ने सिलेबस में कवर नहीं किया था और ये हमने पढ़ाया, ये दे दिया गया, तो बेसिकली आप अपने आप को सेव कर रहे हो और ब्लेम किसके ऊपर डाल रहे हो? टीचर के ऊपर. ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करते हो, जब आपका भी प्रोजेक्ट पे ऑल्सो मैनेजर बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट, बट स्टिल वो मैनेजर क्या कर रहा है? बाकियों को ब्लेम दे रहा है. मे बी मुझे लोग अच्छे असाइन नहीं किए गए, लोग मेरे काम कर रहे थे, दे वर नॉट गुड इन टीम वर्किंग. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचते थे, रिस्पॉन्सिबल से किसको? बाकी तमाम को. कुछ क्या हो गया? फेल हो गया. ठीक है, ये इसकी बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है. अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, ब्रॉडली देखोगे तो कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें जो आपके कंट्रोल में वाकई में नहीं होते. ठीक है, अब इनकी वजह से या तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो या फिर आपका कोई अच्छा भला प्रोजेक्ट भी डाउनफॉल आ जाते हैं. ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो कस्टमर. ठीक है, अभी कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, उसमें करना क्या होता है कि जैसे ही कोई नई डिमांड आती है कस्टमर की, तो हमने उस मैनेजर ने उस डिमांड को मीट करना होता है, फुलफिल करना होता है. दे हैव टू मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर, बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग विद द चेंज इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर. ठीक है, हमें नई चीज चाहिए, टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई फेस हम लोग लेना चाहते हैं. ये चीज़ें क्या है? इसके ऊपर किसी कंपनी के अंदर कोई कंट्रोल भी नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है? हमारे फेस के अकॉर्डिंग, हमारे डिमांड के मुताबिक नए नए प्रोडक्ट मार्केट में फिर. ठीक है, डिमांड के ऊपर कस्टमर की आपका कोई कंट्रोल नहीं है. द पॉलिसी इज मेड बाय गवर्नमेंट. अगेन यू ऑल नो कि मैनेजर्स का इन पॉलिसीज के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता. आप इसकी लड़कों को गवर्नमेंट बना रही है. ठीक है, कभी ये पॉलिसीज आपके फेवर में चली जाती है, कभी ये पॉलिसीज आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाती है. ठीक है, तो इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता. इनको इसे हुए फिर आपने अपने कामों को फर्दर मूव ऑन करना. राइट,
राइवल्स हैं, राइट, उनके साथ भी जो आपका कंपटीशन, जो स्ट्रैटेजीज आपके कंपेटिटर्स यूज कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर आपकी कंपनी के मैनेजर से कोई कंट्रोल नहीं होगा। आपने करना क्या है, कंपटीशन में रहना है। यू हैव टू प्रोड्यूस गुड सर्विसेज, you have to improve the quality of your product and services, but then again, you don't have any control on the strategies which your competitors are using. ठीक है, तो जो भी strategies आपका competitor use कर रहा होगा, उसके आपकी कंपनी के मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपनी strategies यूज करेंगे, अपनी strategies बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ वर्ड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में आपने उसको क्या करना है, जाना है, उसको लर्न करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको अवॉइड कर लोगे, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन ऑफ द मैनेजर। अगर आपको एज मैनेजर से एक अपॉइंट किया गया है, तो आप पहले वहाँ पर काम करता था, उसने जो भी एक्शन किए थे, उस पर अब आपका कोई कंट्रोल है क्या? ठीक है, जो वो करके चला गया तो चला गया, उसकी जो प्रीवियस एक्शन है, जो प्रीवियस लीड है, उसको नहीं कर सकते। अगर उसने कोई लेक्चर को गलत चीज कर दी, गलत स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर दी, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपनी वर्किंग को मजीद चेंज करोगे, इम्प्रूव करोगे, बट यू विल नॉट डू एनीथिंग विद द प्रीवियस एक्शन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस भी कर रही है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन दिस। आपने करना सिर्फ क्या होता है, प्रयास करना होता है, लर्न करना होता है, मीट करना। ओके, तो क्या, दिस इज द आइडिया ऑफ सिंबॉलिक व्यू। ठीक है, जो समझ आ गए, एक में आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल खुद को ठहराते हो और एक में आप ब्लेम किसके ऊपर डाल देते हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, राइट। नाउ व्हाट इज अ कल्चर? यस, व्हाट डू यू थिंक अ कल्चर इज? बहुत बड़ा बोलते हैं ना कल्चर, कल्चर का बहुत वर्ड सुना होगा, क्या होता है ये कल्चर? क्लास 1 में मुनज़्ज़म कॉलेज मतलब है हमारे कमेंट जो है ना, अच्छा क्लियर बोलो तो कल्चर, custom, tradition, good. Yes, this time, what do you think the culture is? Behavior, right? Your values, your beliefs, way of action, these all combine together to make a culture of any place. जब आप किसी कल्चर की बात कर रहे हो तो आप क्या कहते हो? वैल्यूज क्या है, वहाँ लोग किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, वे ऑफ बिहेवियर, these all things combine together to make a culture of any place. ठीक है, इसमें आपका एक कल्चर बनता है, राइट। कल्चर की बात करते हो तो कल्चर आपके स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, कल्चर आपके वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर से क्या मतलब है, अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर की आप बात करते हो तो दैट इज एक्चुअली द कल्चर व्हिच इज डीपली फाउंड इन एवरी इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी जो भी कल्चर फॉलो हो रहा होगा वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपाइटिंग कोई भी कल्चर है, वो कल्चर, वो वैल्यू, वो बिलीफ, वो वे ऑफ बिहेवियर आपको हर एम्प्लॉय के अंदर डीपली नजर आ रहा होगा। उसका मतलब क्या है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर है। फिर क्या होता है कि कोई फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा, एक प्रॉपर आपको आइडिया नहीं मिल रहा होता कि यहाँ पे कैसा कल्चर है। ठीक है, किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, कोई एक कल्चर बना, कुछ महीनों बाद दोबारा वो हटा, दूसरा कल्चर आ गया। इसका मतलब क्या है कि अंदर आपका कल्चर क्या होगा, ठीक है। जैसे बहुत हम अपनी क्लास में एक कल्चर बनाते हैं, मैंने आपसे पहले भी भी कहा कि हम बहुत ही टीम ओरिएंटेड कल्चर में या फ्रेंडली कल्चर में काम करें। ठीक है, जो भी कल्चर मैंने डिफाइन किया, अब वो कल्चर में हर एक स्टूडेंट ने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, कल्चर के लिए मैंने जो भी वे ऑफ बिहेवियर बनाए थे, जो भी एक्शन बनाए थे, आप तमाम स्टूडेंट्स उसको बहुत ज़्यादा डीपली फॉलो कर रहे हो। अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी क्लास से हट के बाहर से आता है तो उसको अंदर आते ही फ्लेवर मिल जाता है कि इस क्लास का कल्चर कैसा होगा। ठीक है, the value of a strong culture, that is the values are deeply shared by every student of my class, right? वो एक मिल जाएगा उसको कि इस क्लास का कल्चर टीम ओरिएंटेड है, या इस क्लास का कल्चर फ्रेंडली है, और व्हाटएवर, राइट। ऑन दी अदर साइड, अगर हमारी क्लास में मैंने बहुत इनफॉर्मली आपको कह दिया कि ये कल्चर होना चाहिए, कोई उसकी वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा उसकी वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहा, तो बाहर वाले को एग्जैक्टली एक आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सा कल्चर है। ठीक है, या मे भी मैंने एक कल्चर बनाया, कुछ दिनों बाद फील हुआ कि ये सही नहीं है, दोबारा एक नया, ये चीज़ें क्या होती है, दीज आर बेसिकली वीक कल्चर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग
स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। एक कल्चर की स्ट्रेंथ को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ दीस थिंग्स। और तो सुनिएगा, फिर आपने इसके ऊपर नोट्स बनाने हैं अभी, ठीक है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा या वहाँ पे कल्चर वीक होगा। तो ये पॉइंट है आपका, इसके ऊपर ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑथर सपोर्ट करते हैं कि अगर कंपनी का साइज लार्ज होगा तो आपका कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। कुछ ये कहते हैं कि अगर लार्ज साइज है तो आपका कल्चर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर हैंड वी हैव few authors who support that आपकी size of organization small है तो आपका कल्चर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यानी यहाँ पर क्या है, एक आर्गुमेंट चल रहा है असल में। अब ये इस तरह के पॉइंट्स दे रहे हैं, इसके लिए ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। क्या जस्टिफिकेशन है, पहले ये बात समझिए कि अगर आप दोनों में से किसी को भी लें तो मैं दोनों आंसर्स को एक्सेप्ट करूंगी वैल्यू, ठीक है, बट देन आई नीड अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर दैट, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर हैविंग large number of employees working in any organization, then the culture of that place is strong. That's what is the reason for that. You can say, इसका रीजन ये हो सकता है कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना ज्यादा वहाँ पर स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को और वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को, वैल्यूज को, वे ऑफ बिहेवियर को आप डिफाइन कर लोगे, आपकी एम्प्लॉयज रिस्ट्रिक्टेड है कि उन्होंने उसको फॉलो करना है। अगर आपको फील होता है कि कोई एक फॉलो नहीं कर रहा, यू कैन इजीली फायर दैट पर्सन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। उस बेसिस पे आप देखते हो कि हर एम्प्लॉय जो भी आपने वैल्यूज डिफाइन की स्ट्रिक्टली उनको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हो, अपने बताए हुए वैल्यूज को हट नहीं रहे हो, तो कल्चर आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये एक पॉइंट का सपोर्ट किया है। लेकिन जो ऑथर्स कहते हैं कि आपका स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, वो जस्टिफिकेशन देते हैं exactly easy to control few number of employees. Let's suppose if I am having only 10 students, अगर मैं teach कर रही हूँ 10 students को, तो हर किसी के ऊपर I can very easily keep an eye on every student, how that person is working, behaving, how that person is responding, ठीक है। उन चीजों पर मैं बहुत close eye रखती हूँ। और फिर जब आप कहते हो कि वहाँ पर आपका कल्चर क्या हो जाता है, strong, because of what, because of close supervision, okay, because of very close supervision। आप कह रहे हो कि यहाँ पर आप वैल्यूज को बहुत ज़्यादा एक्जैक्टली फॉलो करवाते हैं, ठीक है। जिस वजह से आप कहते हो कि यहाँ पे कल्चर क्या हो जाएगा आपका। ये दोनों पॉइंट रही हैं, इसको भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपने प्रॉपर उसके लिए जस्टिफिकेशन, राइट। Then you have the age of an organization, that is how old the organization is, कितनी पुरानी है। अब आपके ख्याल में एक ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्ड होगी, पुरानी होगी, वहाँ पे कल्चर कैसा होगा, क्यों? Okay, good. People are more experienced. They actually exactly know the way of acting, the way of behaving. समझ चुके होंगे किस तरह से अपने काम को, या एक्सपीरियंस हो चुके होंगे, जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, तो आप क्या कहते हो, वहाँ पर कल्चर। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, एम्प्लॉय टर्नओवर the rate with which they are coming and leaving your organization, or how frequently you are hiring and firing the employees from your organization, ठीक है। कितना frequent, कितना जल्दी, कितना fast pace पे आप employees को रखते हो और निकालते हो, that makes an employee turnover rate। अब आपके ख्याल में अगर employee turnover rate high होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा frequent होगा, अगर आप बहुत frequently employee निकालेंगे, ठीक है, नए employees हर बार आते रहेंगे आपके पास, वहाँ पे आपका कल्चर ऑफ कोर्स क्या होगा, वीक होगा। क्योंकि जाहिर है जब आप कोई नया बंदा लेते हो, अगर आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको आपकी क्लास के कल्चर को, वैल्यूज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप कहते हो कि जितना ज़्यादा हाई टर्नओवर रेट होगा उतना ज़्यादा आपका कल्चर क्या हो जाएगा, वीक। लेकिन अगर आपका टर्नओवर रेट लो है तो फिर आपका कल्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर स्टिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन longer period of time, तो वो आपकी वैल्यूज जान चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो दे आर मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे उतना ज़्यादा आपका कल्चर क्या हो जाएगा, सेंस ऑफ द ओरिजिनल कल्चर। ठीक, क्या समझ आते हैं इस पॉइंट
बिलाल क्या बोलो? वही चल रहा है अब क्या क्या ठीक है, कोई है जो रूल्स रेगुलेशन अब इसमें आइडिया क्या आ जाता है ये तो जो बोला दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग। अब अगर आप उसको देखो आपने अगर अपना ओरिजिनल कल्चर था जो भी आपने पहला कल्चर था उसको आपने किस फोर्स से किस प्रेशर से इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है। अगर तो आप कहते हो कि आप पहले कल्चर को जो आपका ओरिजिनल कल्चर था उसको बहुत ज़्यादा आपने स्किलफुली बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बहुत ज़्यादा पावरफुली इम्प्लीमेंट करवाया आपका कल्चर बेसिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इनफॉर्मली कहते हो कि कल्चर ऐसा होना चाहिए, आपने ज़्यादा फोर्सफुली नहीं कहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया कि हमें ऐसा ही कल्चर इम्प्लीमेंट करना है, दैट विल मेक कल्चर दिनों के लिए एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे, फिर उससे हट जाएंगे, फिर नया कल्चर बन जाएगा, अपनी वैल्यूज को भूल जाएंगे। तो ये चीज़ है कि कितना फास्ट आप अपने पहले कल्चर को इम्प्लीमेंट करवाते हो। अगर तो ज़्यादा फोर्स से इम्प्लीमेंट करवाओगे तो कल्चर विल बी स्ट्रॉन्ग, but if not, you are not in a culture forcefully, then the culture will be weak, right? Then the final point is about the clarity of the cultural values as a group. जो भी आपका बॉस है, जो भी आपका मैनेजर है, वो आपको वैल्यूज कितना क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है। दिस पॉइंट इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन। आप सबको पता होगा कम्युनिकेशन का ट्रांसपेरेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, ठीक है। अगर आप कहते हो कि आपने जो वैल्यूज हैं वो भी क्लैरिटी के साथ अपने एम्प्लॉयज को नहीं बताई तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट फॉलो द थिंग, राइट। अगर मैं कोई कल्चर सोच के आती हूँ, मैं कुछ वैल्यूज सोच के आती हूँ, लेकिन मैं क्लियरली या ट्रांसपेरेंटली डिफाइन नहीं करती, माइंड में तो है लेकिन मैं वर्ड से आपको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही, क्लैरिटी नहीं दे रही, तो वो पीपल कैन नॉट फॉलो दोज वैल्यूज, ठीक है। So in order to make a culture strong, it is very important that you very clearly and transparently communicate the values, the beliefs, whatever. ठीक है? So clarity is again very important. Clearly define करेंगे तो culture आपका क्या होगा? Strong होगा। अगर आप vagueness के साथ define कर रहे हैं, transparency उसमें नहीं है, तो आपका culture क्या हो जाएगा? ठीक है? ये और पॉइंट में जाके आप लोगों ने करना क्या है कि नोटबुक पे पेज को दो सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक साइड पे लिखिए आप स्ट्रॉन्ग, ये जब आप इस तरह से अपने नोट्स बना लोगे तो एग्जाम में जब आप इसको स्टडी करोगे एक मिनट में समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। करना आपने क्या है, दो सेक्शन में डिवाइड कर दें। कल्चर जो भी हमने डायमेंशंस अभी डिस्कस किए हैं उनको साइड पर लिख के 1 2 3 4 5 करके अब आपने करना है, एक तमाम चीज बताना है कि किस पॉइंट पे आपका कल्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किस पॉइंट पे आपका कल्चर वीक हो रहा है। जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं तो आप कहोगे कि अगर एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन तो आपका कल्चर कौन सा हो रहा है आपका स्ट्रॉन्ग। इट इज अ वीक ऑर्गेनाइजेशन, वीक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये जो भी मैंने बताया है सिर्फ 5 मिनट्स आपको लगेंगे जो मैम एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा रिपीट बताइए। एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ज़्यादा पुरानी होगी तो वहाँ पे वैल्यूज बहुत डीपली नजर आएगी ना, ओल्ड से आप लोग वहाँ पे कल्चर क्या होगा स्ट्रॉन्ग। बट मैम उसमें न्यू ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग आते तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए बहुत से कॉपरेट करता है, तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उन्होंने जल्दी उसमें है ना कि जब आप नए किसी जगह जाते हो तो आपको वैल्यूज थोड़े पहले से उसको नहीं पता होती ना, इस सेंस में आप ले रहे हो नए नए आप अपने एस्टेब्लिशमेंट के स्टेजेस में हो, वहाँ पर आप
Proper justification so that you remember at the time of your exam. ये क्वेश्चन दूंगी मैं एग्जाम में। If there are some people and some department of there, then manager easily manage our branch.
Carrot was such ये सही नहीं है बस इसी इस वीक पॉइंट वही देना है यार चार्ज कर दे और यहाँ पे बंद होगा वीक नहीं बना वीक नहीं बना डिपॉजिट वही होगा वीक का देन ये जो ऑर्गेनाइजेशन all organization because in all organization more experience in organization and who know his work and know the discipline of जिसको काम करने का तरीका पता हो ये रूल मालूम है उसका कल्चर का बहुत स्ट्रॉन्ग नया बंदा आया उसको शुरू कर दे कहाँ से कल्चर is the right sentence your music your I think if the organization is
then difficulties with why? Because your manager are quite experienced in all fields and they manage your performance. Then answer the ठीक है लिखा जी turnover rate turnover rate है ये करें कि